हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे साइंस का एक बहुत इजी टॉपिक जो कि है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। कई बच्चे इसको एक ही समझ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी तरीके से रियल लाइफ वाले जो एग्जाम्पल होते हैं, ना कि बुक की लैंग्वेज के हिसाब से, बल्कि जो रियल लाइफ में आपने देखे हैं उन एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ाऊंगा इसको। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है ये आपके लिए नया नहीं है, आपने रेजिस्टेंस देख रखा है पहले। तो अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ देख रखा है। तो आपने कोई बार पुराना रिमोट वगैरह देखा होगा या फोन वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी होगी। उसको जब खोलते हैं तो उसके अंदर देखा होगा आपने एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखता है ना, निकलता है ग्रीन कलर का बोर्ड। उसके ऊपर पतली पतली लाइनें होती है, हमारी तार लगे होते हैं। उसके ऊपर आपने देखा होगा ये वाला डिवाइस, देखा है जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आया समझ आपको कि ये बुक का टॉपिक नहीं है, आपने रियल लाइफ में भी देख रखा है रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं कि मेरे को बताना हो कि रेजिस्टेंस एक वर्ड में, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, वो रुकावट। क्या वर्ड यूज करूंगा, रुकावट। कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को रोके, और यहाँ पे कौन सी चीज रोक रही है, करंट। कोई ऐसी चीज जो करंट को रोके तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक तार बना लेता हूँ, वायर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इस वायर के अंदर से करंट जा रहा है, यहाँ पे बैटरी लगा दी मैंने, तो सिंपल सी बात है करंट जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से घूम फिर के यहाँ पे आ रहा है। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करंट वाला टॉपिक पूरा समझा रखा है। तो प्लीज अगर हो सके तो इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, तो आपका ये चैप्टर पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो यहाँ पे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इस तार के अंदर से निकलेंगे तो यहाँ पे भी 10 आने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में यहाँ पे 10 नहीं आते। यहाँ पे मान लो कम ही आएंगे, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपके जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे रह गए, ठीक है। तो इनको किसने रोका है, इस रेजिस्टेंस को रोका है। तो एक तरीके से यहाँ से हमारा ज्यादा करंट था, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा करंट। तो ज्यादा करंट था, लेकिन यहाँ पे पहुंचा कितना, कम करंट पहुंचा। तो करंट को किसी न किसी चीज ने रोका है। करंट को जो चीज रोकती है वो क्या होती है, हमारी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहीं से हमारी डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन हो जाएगी इट ओपोज। ओपोज वर्ड आपका ओपोजिट से बना है, तो ओपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो कोई ऐसी चीज जो आपके करंट के फ्लो को रोके उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो आपको तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं होते। वो इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो जाते हैं, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप अगर फोन में गेम खेलते हो तो फोन आपका गर्म हो जाता है। फोन को चार्ज लगाते हो तो चार्जर गर्म हो जाता है। कोई बल्ब ज्यादा देर तक जल रहा है तो ऑन है तो वो गर्म हो जाता है। तो क्यों गर्म हो रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो रेजिस्टेंस की वजह से हमेशा हीट निकलती है। तो हमारा रेजिस्टेंस एक तरीके से नुकसानदायक हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो चीजों को गर्म कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का कहीं ना कहीं फायदा भी है। तो जैसे कि एक हीटर को यूज करते हैं, सर्दियों में आप हाथ गर्म करते हो ना हीटर से, तो वो भी रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जो प्रेस, हम कपड़े प्रेस करते हैं वो भी रेजिस्टेंस की वजह से। जो हमारी पानी गर्म करने की रोड होती है वो भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हमारी हेल्प भी करता है, और कहीं ना कहीं जैसे चीजें गर्म हो जाती है तो गर्म, अगर मान लो हमारा चार्जर ज्यादा गर्म हो गया तो वो जल जाएगा, मेल्ट हो जाता है, तो नुकसान भी करता है ये। तो हर चीज के कोई फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो आया आपको समझ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो करंट को रोक के उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टेंस की वजह से हमारी हीट निकलती है, और ये हमारी डेफिनेशन। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जिगजैग लाइन बनाएंगे और फिर से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे हम बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का मतलब यहाँ से करंट आ रहा है, ये वायर हो गया। जैसे स्विच को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ से आ तो रहा था सीधा, लेकिन इन जिगजैग लाइन में फंस गया वो करंट और यहाँ तक पूरा नहीं पहुंच पाया। अब हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब कि रेजिस्टेंस को किस चीज में मापा जाता है। जैसे हम अपने वेट को किलोग्राम में मापते हैं, जैसे 1 किलो सेब हो गए, 2 किलो अंगूर हो गए, उसी तरीके से रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, हम ओम में मापते हैं, OHM। इसको प्रोनाउंसिएशन है इसकी ओम। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे ओमेगा साइन से, ठीक है। इस साइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे 2 रेजिस्टेंस बना लेता हूं, एक ये हो गया, एक और हो गया।
ये मान लो हमारा 2 ओम का है और ये हमारा 3 ओम का है, तो कौन से वाला ज्यादा करंट रोकेगा? ये वाला, क्योंकि इसमें इसकी रेजिस्टेंस की पावर ज्यादा है, तो ये इसमें ज्यादा करंट फंस जाएगा। इसमें इसका हाई रेजिस्टेंस और इसका लो रेजिस्टेंस। आया समझ? तो ऐसे मापते हैं। 3 ओम मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, 2 ओम मतलब कम रेजिस्टेंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम वो चीज पढ़ेंगे जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम चेंज करें तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो पढ़ते हैं हम नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ये टॉपिक भी मैं आपका बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा, तो घबराए मत। तो पहला फैक्टर है हमारा लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं एक तार लेता हूँ जिसकी लंबाई इतनी है, और एक और तार लेता हूँ जिसकी लंबाई इससे डबल है, ठीक है। और ये तार दोनों एक ही चीज से बने हैं, मान लो दोनों कॉपर के हैं। फर्क क्या है बस इनमें, ये छोटा है और ये लंबा है। अब यहाँ पे मान लो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इनकी रेस लगती है कि कौन दूसरे पॉइंट तक जल्दी पहुंचेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका रास्ता छोटा है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, पर पूरे तो नहीं पहुंचेंगे। तो ये मान लो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। लेकिन देखो इसका रास्ता तो लंबा है, तो यहाँ पे कितने पहुंचेंगे? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, क्योंकि लंबा रास्ते होने की वजह से काफी इलेक्ट्रॉन इसमें बीच में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फंस गए, यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फंस गए। तो हमारा एक तरीके से इसके अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया ना, क्योंकि ये तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं उतना ज्यादा रेजिस्टेंस इसका हाई है और इसका रेजिस्टेंस लो है। तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आई आपको बात समझ? इसकी लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में आर लिखते हैं और लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ घट रही है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो यहाँ पे इक्वल साइन तो नहीं आएगा, तो कौन सा साइन आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। तो घबराओ मत इस साइन को देख के। इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट वाली चीज बढ़ेगी तो राइट वाली भी बढ़ेगी, राइट वाली घटेगी तो लेफ्ट वाली भी घटेगी। तो हमारा क्या चीज हो जाएगी? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो पहला फैक्टर पता चला। मान लो हमारा कोई तार है 1 मीटर का है और उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा करंट को कम कर रहा है और हमें उसका रेजिस्टेंस कम करना है। तो हम क्या कर देंगे? उस तार को बीच में से काट दो। अगर उसकी लंबाई कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अपने आप ही। तो अगर आपको ये चीज समझ आ रही है ना, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे और आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस टॉपिक को लेकर परेशान है उन तक ये वीडियो पहुंचे। अब हम करेंगे सेकंड फैक्टर, जो कि है हमारा एरिया। एरिया आपको पता है, इसको शॉर्ट फॉर्म ए से लिखेंगे। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पे हम क्या करूंगा, एक पतला तार लेता हूं, पतला तार लिया, एक मोटा तार लेता हूं, लेकिन दोनों की लंबाई सेम है, बस फर्क इनका क्या है? चौड़ाई में फर्क है। ऊपर वाला थोड़ा, इसका साइड वाला एरिया कम है, इसका साइड वाला एरिया ज्यादा है, एरिया में फर्क है बस इनका। तो इसको मान के चलो ये एक पाइप है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है, पतली पाइप में फंसने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के जाएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगा? हीट निकलेगी। जैसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो हीट निकलती है। तो यहाँ पे भी पतली पाइप है, एरिया थोड़ा कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन टकरा के जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हीट ज्यादा निकलेगी। और आपको पता है जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो वैसे भी देखो ये पतला रास्ता है तो पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखो ये थोड़ी पाइप मोटी है, पानी की तरह सोच के देखो, ये पाइप थोड़ी मोटी है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज रोक रही है, तो मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको रोक रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता मोड़ के यहाँ से चला जाएगा, इसको तो दिक्कत होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होगा तो रास्ता तो है ही नहीं, तार ही पतला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो इसमें हमारे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फंसे, इसके अंदर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन फंसे। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हाई हो गया इस बार, और नीचे वाले का लो हो गया। तो देखो ऊपर वाले का एरिया कम था, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। तो लिखते हम यहाँ पे आर और ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आएगा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या कर देंगे, इसको आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह 1/a लिख देंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर लेफ्ट वाला घट रहा है तो राइट वाला बढ़ेगा, राइट वाला घट रहा है तो लेफ्ट वाला बढ़ेगा। तो अगर एरिया कम हो रहा है, यहाँ पे देखो एरिया कम था तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और एरिया अगर यहाँ पे ज्यादा है नीचे वाले में तो रेजिस्टेंस कम हो गया। आया समझ? तो ये बिल्कुल अपोजिट है।
ऊपर वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, नीचे वाला इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर है ना हमारे ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो रेजिस्टेंस में अगर आपने ये फॉर्मूले कर लिए तो आपका रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो क्या है हमारा, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक दो तार लेते हैं। तो इसमें हम दो तार लेते हैं और सेम लेंथ है, सेम एरिया है, बस फर्क क्या है, ऊपर वाला तार हमारा मान लो कॉपर का है और नीचे वाला तार हमारा टंगस्टन का है। तो कॉपर आपने देखा होगा तांबे को बोलते हैं, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और टंगस्टन हमारा जो बल्ब के अंदर तार यूज होता है ना, देखा होगा आपने पतला सा जो आपका स्प्रिंग टाइप में होता है, उसको टंगस्टन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है, लेंथ भी दोनों की सेम है, तो लेंथ और एरिया वाला फैक्टर तो लगेगा नहीं। लेकिन इनका जो मटेरियल है, जिस चीज से ये बने हैं ना तार, उनमें फर्क है। तो कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम होता है और कई ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा होता है। तो कॉपर का हमेशा कम होता है रेजिस्टेंस, तो इसका कॉपर का हमेशा लो होता है और टंगस्टन का हाई होता है। क्योंकि देखा होगा आपने कॉपर के तार है ना कभी गर्म नहीं होते जल्दी से, लेकिन जो टंगस्टन होता है, जो बल्ब होता है, वो हमारा 1 सेकंड में गर्म हो जाता है, तभी तो जलने लगता है वो, तभी तो रोशनी करता है वो। लेकिन कॉपर का तार कभी गर्म नहीं होता, वो हीट नहीं देता। लेकिन ऐसे मत समझना कि कॉपर का ही हमेशा सबसे कम रहता है, इससे भी बहुत सारे एलिमेंट है जिनका कॉपर से भी कम है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, इसका सबसे कम होता है। जो हमारा सिल्वर है यानी कि जो चांदी है, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, लोवेस्ट। लेकिन हमेशा घर में हम कौन सा तार यूज करते हैं, कॉपर। कॉपर वाला क्यों यूज करेंगे, तो घर में जो तार यूज करते हैं ना, वो हमेशा ऐसे यूज करने चाहिए जिनका रेजिस्टेंस कम हो। क्योंकि अगर ऐसे यूज कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट देंगे, वो तार तो 2 मिनट में जल जाएंगे हमारे। तो कॉपर को यूज करते हैं। अब सोचोगे आपकी सिल्वर का तो सबसे कम है, तो सिल्वर को यूज क्यों नहीं करे, कॉपर को यूज क्यों कर रहे हैं। तो सिल्वर जो होता है हमारा चांदी होता है, वो हमारा बहुत महंगा है, ये लगा लो 55,000 रुपए किलो है, ठीक है। और जो कॉपर है वो हमारा करीब 800 रुपए किलो है। तो ये तार, और इनमें जो रेजिस्टेंस का फर्क है ना, वो सिर्फ 19-20 का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन रेट का बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपर यूज करते हैं। तो कॉपर वाले तार देखना, कभी भी आप घर में देखे भी होंगे कई स्टूडेंट्स ने, तो घर में कॉपर के तार होते हैं। कॉपर कैसा कलर का होता है आपका, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो घर के जितनी भी वायरिंग है वो जले ना। क्योंकि अगर उसकी जगह टंगस्टन यूज कर देंगे तो पूरे घर को ही जला देगा, सारे तार जल जाएंगे। तो आया आपको समझ, इसका कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ना तो एरिया का फैक्टर लगेगा ना लेंथ का फैक्टर लगेगा, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल का फैक्टर लगेगा। तो आप हमेशा बस दो ही चीज याद रखना, एक सिल्वर और एक कॉपर, इनका सबसे कम होता है, बाकी जो बची उनका सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा कोई भी आ जाए उनका ज्यादा बता देना, सिंपल। तो हमारा रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेजिस्टेंस मैंने दिखाया था आपको कैसा दिखता है, और सबने देखा भी था। यानी कि एक तरीके डिवाइस का नाम है ये, यानी कि एक तरीके का डिवाइस का नाम है ये। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो कोई डिवाइस नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता। वो क्या है कि प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है वो। तो वो कोई चीज नहीं है कि जिसको दिखाया जा सके। लेकिन आप घबराओ मत, ये मैं आपको रेजिस्टेंस से भी आसान तरीके से समझाता हूँ। तो हमने रेजिस्टेंस में क्या क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो लेफ्ट साइड देखो दोनों तरफ आर है, तो इन दोनों आर को हम एक आर बना देते हैं। और हमारा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे के ऐसे, और देखो न्यूमरेटर में एल है, ठीक है, तो हम न्यूमरेटर में एल ही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में ए है, तो हमारा डिनोमिनेटर में ए आ गया। आया सबको समझ। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें कहीं रेजिस्टिविटी नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, आपने ओम्स लॉ में भी पढ़ा होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट क्यों आता है। मान लो हमारा मनी है, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा सेब खरीद सकते हैं, मोर द एप्पल इज। अगर ज्यादा मनी तो ज्यादा एप्पल, कम मनी तो कम एप्पल। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं 1 किलो सेब ले पाता हूँ, और मान लो मैं 20 रुपए हैं तो मैं 2 किलो सेब ले पाता हूँ। तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है मेरे को, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 किलो एप्पल कितने के आएंगे, 10 रुपए के। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पैसे तो बढ़ रहे हैं, 100 रुपए हो गए तो 10 किलो हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई। तो एक कांस्टेंट ऐसा जरूर चल रहा है जो
इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल आ रहा है। तो अगर हमें इसको इक्वल में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी v इज इक्वल टू आर आई किया था हमने ओम्स लॉ में, तो सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस r तो वैसे का वैसे रहेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको इक्वल कन्वर्ट करेंगे। इक्वल करने के बाद एक कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, और वो कांस्टेंट क्या होता है, ओम्स लॉ में तो वो कांस्टेंट r था, लेकिन रेजिस्टेंस में वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रो। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये थोड़ा सा p की तरह दिखता है, और l और a वैसे का वैसे रहेगा। तो यही है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। r हमारा रेजिस्टेंस, l हमारी लेंथ, a हमारा एरिया, और जो ये रो है इसको हम रो बोलते हैं, प्रोनाउंस हम रो की तरह करते हैं। तो ये क्या हमारा रेजिस्टिविटी आया सबको समझ। तो मैं सेंटर में लिखता हूं, तो मैं इसको सेंटर में लिख दिया मैंने, r इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मान लो यहां से इस फॉर्मूले से मेरे को रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, तो a हमारा डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये आर ए इज इक्वल टू रो एल, एल यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। आया सभी को समझ। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। अब निकालते हैं हम रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। वैसे तो मैं पहले ही बता देता हूँ एसआई यूनिट क्या होता है, कि वो वैल्यू जिसको पूरी दुनिया मानती है। जैसे किलोग्राम है, 1 किलो हमें पता है कि कितना होता है, कितना वजन होता है, तो अगर अमेरिका में जाके मापेंगे तो उतना ही रहेगा वो 1 किलो भी। तो सेम उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है उसकी ओम थी, तो रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी, वो हम फॉर्मूले से ही निकाल के देखते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर हमारा किस में मापते थे हम, ओम के अंदर, ओम। एरिया हमारा क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी हमारी मीटर में और ब्रेथ भी हमारी मीटर में, या फिर मीटर स्क्वायर मान लो इसको। चलो मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ इजी के लिए। लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो 1 m से स्क्वायर कट जाएगा, तो रो क्या आ गया, ओम मीटर। तो हमारी जो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है वो क्या होती है, ओम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी की क्या है, एसआई यूनिट है। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी, सिर्फ ओम थी। आया सभी को समझ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता हूँ और पूरा एनसीईआरटी का इजी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रह गया है तो आपको पता है मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो प्लीज आप मेरे को कोई भी फीडबैक देना चाहते हो या कोई डाउट रह गया है तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप मेरे आने वाली वीडियोस जरूर देखें, वो भी आपको कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।